शुरुआत करते हैं आज की सेशन। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हेडिंग जो है वो है कि क्या कारण है बार बार असफल होने का। किसी भी व्यक्ति का मेन जो चीज रहती है, कोई व्यक्ति असफल क्यों होता है बार बार, अगर वो कारण जान लिए जाए और आप लोग सहमत भी करेंगे इस बात से अपने आप से, और जब आप कंपेयर करेंगे, जब कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, तो मुझे लगता है कि आप जरूर इस बात से सहमत होंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं। हर व्यक्ति का जो फेल होने का बार बार कारण रहता है वो क्या रहता है, तो उस पर जो है हम बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। और बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोगों ने अपनी टीम को यहाँ बुलाया है। और आज जो बातें होने वाली हैं कहीं कहीं बहुत दमदारी से जो है आप लोगों को समझ में आने वाली है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस बात को लेकर के। मैं लगभग 1 घंटे आपसे बात करूंगा और इस 1 घंटे में हम लोग सब समझेंगे कि क्या कारण रहते हैं असफलता को झेलने के। तो एक बार आप सभी का स्वागत है, जोड़ा तालियों के साथ वेलकम है आपसे। जय हो महागुरुदेव की जय हो। थैंक यू थैंक यू। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं। आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फोटो दिख रहा है आपको, और ये फोटो है मिस्टर BN यादव जी का, जिन्होंने कंपनी का टारगेट क्वालिफाई किया है। तो एक बार जोरदार तालियां, इनको बधाइयां, बहुत बहुत दमदार तरीके से स्वागत है आपका सर। और बधाई हो सर को, बधाई हो VN सर के लिए। और मुझे याद है कि हम नोएडा गुड़गांव में मिले थे यादव जी से, और इन्होंने उसी पूरी दमदारी के साथ में जो है काम करके दिखाया, और जो कमिटमेंट करके गए थे बोर्ड मीटिंग में, वो कमिटमेंट को पूरा करके भी दिखाया। दो चीजें होती हैं, एक कमिटमेंट करना और एक कमिटमेंट को निभाना। तो ये निभाने वाले लीडरों में से एक हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और सेना में एक अच्छे पद पे रहे हैं। अगर इस मीटिंग में अगर मौजूद हैं तो एक बार जो है कैमरा ऑन करके जरूर मैं चाहूंगा कि इसमें प्रेजेंट हो मिस्टर BN यादव जी, जो कि इनके सारे अपलायन हैं, बनारस के रहने वाले हैं। जो भी इनके सभी अपलायन हैं, चाहे वो अजय जी हो, चाहे वो जो है और भी लीडर्स जो उनके साथ में अपलायन है, इनका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, मुकेश जी हैं शायद उनके अपलायन में आते हैं, है ना। तो बहुत जोर इन सभी को बधाइयां। मनिंद मलिक जी हैं, तो ये सभी लोग हैं। तो बहुत बढ़िया, ग्रेट, जोड़ा तालियां। बस ये आपके लोगों की सपोर्ट की वजह से सेवा करता, आप लोगों ने जो पीछे से जो कृष्ण भगवान को वाली रोल निभाते हैं उसकी वजह से सेवा करते। विश्वनाथ सर, अगर आप अनमिश में हैं तो वीडियो ऑन करके एक बार आप भी बोलें। विश्वनाथ सर है क्या मीटिंग में? जी गुरुदेव हैं। विश्वनाथ सर है। अच्छा अच्छा, तो मैं तो वो कर रखा है, कोई भी ऑन करके बोल सकता है, तो अगर है तो ऑन कराएं। एक मिनट। BN यादव तो नहीं दिख रही है, नहीं शायद इसमें। चलिए, विश्वनाथ जी हैं मुकुल सर? और नहीं है, मुझे दिख नहीं रही। हाँ जी, आ गया आ गया। बधाई हो सर BN यादव जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर जय हो सर, जय हो सर। थैंक यू गुरु जी। जय हो। थैंक यू सर। बस आज सवेरे आपसे बात करने का दिल ही कर रहा था सर जी। चलो अभी कोई थोड़ा बात नहीं। हाँ सर बस बहुत आपके बहुत बधाई हो आपको।
आपके आगे कमिटमेंट किया था सर, उसको पूरा करके दिखाया गुरु जी। बहुत बढ़िया, जोड़ा तालियां हो जाए एक बार सभी लोगों के लिए, जोड़ा तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक दमदार वाला इनके लिए हम गाना बजाते हैं, ढोल वाला। सर 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 सही है। सर सर जोरदार। आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल, गुरुदेव। हम भी सोच रहे कि बोलने की नहीं बोले। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ बजा करके, मुझे पता ही नहीं कि आवाज नहीं आ रही है। चलो अभी आ जाएगी। हाँ भाई। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। चलिए, बहुत बहुत बधाई विश्वनाथ जी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी। जी जी, स्वागत है आपका बहुत बढ़िया आज की स्टेशन में। और बढ़िया तरीके से आपने दिन बना दिया पूरा टारगेट करके, और जो है मजा आ गया। बस आप लोगों का आशीर्वाद है गुरु जी, बस अच्छी तरह आशीर्वाद बनाए रखे गुरु जी, बस। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट सर। तो अभी हमने देखा बीएन यादव जी को, हमने सुना और वो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही दमदार तरीके से। अभी बाकी लोग जो अपना माइक मैं कर ही देता हूँ, माइक अनम्यूट कर लें जिससे कि दिक्कत नहीं आए। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पूरा 100 का जो लिंक है वो पूरा हो चुका है, सभी लोग आ चुके हैं। अब कोई भी नहीं आ पाएगा, जो निकलेगा दूसरा घुसेगा। अब ये हो गया तो बहुत बढ़िया, बीएन यादव जी ने पूरा हाउसफुल करा दिया। और सेकंड रैंक की है देसी दवाती जी ने, इनके लिए भी जोड़ा तालियां हो जाए, बहुत बहुत बधाई। अभी कल ही इनका पोस्ट डाला था, बहुत बहुत बधाई इनको भी। और इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई, उन्होंने थर्ड रैंक को किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और फर्स्ट रैंक की है उदय नारायण सिंह जी ने, इनको भी बहुत जोरदार तालियां, इनके लिए भी बहुत 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 बधाई। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। चलिए, तो अभी बधाई के बाद में सबसे बड़ी चीज रहती है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये फोटो जो लगे हैं हमारे भी हो सकते थे, किसी का टारगेट में हो सकता था, किसी की रैंक में हो सकता था इस स्लाइड में, अगर कल तक रैंक हो जाती तो। और अभी तो जो लोग प्रोग्राम में आ रहे हैं 29 तारीख वाले में, तो उसमें भी लोगों को सम्मान होना है ना। तो कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तो गलतियां करना इंसान का एक स्वभाव होता है, लेकिन गलतियों से न सीखना एक इंसान का स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी गलती अगर हम करते हैं उससे बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। और जिंदगी में जो गैप होता है, सफलता और असफलता के बीच में जो गैप होता है, वो गैप जो भरा जाता है वो कहीं ना कहीं उस गलती से सीख करके भरा जाता है। और आज ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दिलीप दिवाती जी का भी जो है थर्ड रैंक हुआ है, तो उनके लिए भी जोड़ा तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और कहीं ना कहीं वो गलतियां जो कहीं ना कहीं रहती हैं, कुछ लोगों के जैसे हो सकता है कि मेरे को जो है मैं फोटो वोटो नहीं लगा पाया हूं, तो बाद में हम सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जिंदगी की जो गलती होती है उस गलती से हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। और आज इस बिजनेस में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, कुछ गलतियां व्यक्ति से हो जाती हैं और उन्हें होने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पीछे रह जाता है। अगर उन गलतियों से सीख करके अगर वो
चीजों को सही कर ले तो ऐसा लगता है कि चीजें आसान हो जाती हैं, सफलता मिलना आसान हो जाता है। उन गलतियों पे अमल में ला करके अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है तो 100% सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। तो क्या है वो गलतियां, क्या है वो सीख, क्यों लोग लगातार फेल होते हैं, इन सब बातों को हम जानेंगे। तो पहला जो कारण निकल के आया है, वो पहला कारण है लक्ष्य का पूरी तरह से निर्धारण न होना। सबसे पहली बात जो आती है, कोई भी आदमी बड़ा काम जो करता है वो जब करता है जब उसके सीने में अपने लक्ष्य को पूरा करने की आग जगी, और जब तक आग नहीं होती आदमी के अंदर तब तक बड़ा काम नहीं हो पाता। आग आना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि हम ये बात करें कि आप जब भी कभी आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आपने जब भी डिसीजन लिया आगे बढ़ने का और आपको लगा ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जिस भी व्यक्ति को ये लगता है वो पीछे हट जाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को निर्धारण करने के बाद में उससे अपने कदम वापस ले लेता है तो उसको कभी भी लक्ष्य नहीं माना जा सकता। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते हैं, और न तो उसके, अब सबसे बड़ी बात है कि कोई लक्ष्य अगर निर्धारित कर भी लिया, मान लीजिए किसी आदमी ने कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में ये अचीव करना है, तो उसे अचीव करने के लिए उस व्यक्ति के पास में पूरी जानकारी भी नहीं होती है और ना ही ज्ञान होता है। जब जानकारी पूरी नहीं होती है कैसे पूरा होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसी चीजें होंगी, ज्ञान ही नहीं उस चीज का, और ज्ञान है भी नहीं, और ज्ञान को लेने के लिए प्रयासरत भी नहीं। सफलता चाहता है लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि ये काम मुश्किल है, जैसे हमारे इस बिजनेस की हम बात करें तो इस बिजनेस में जब भी लोग ज्वाइन करते हैं हमारे साथ में, तो सबका सपना, एक इच्छा होती है सबकी, डायमंड बनेंगे, 50 लाख रुपए की इनकम हम डायमंड बनने पर कमा सकते हैं, यानी हम जब डायमंड बनते हैं तो 50 लाख रुपए की इनकम हमें आ सकती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें काम करना शुरू करते हैं तो काम करने शुरू करने पर जैसे ही हमें लगता है कि कुछ लोगों ने हमसे मना कर दिया, तो मना मतलब ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी जानकारी न होना, उसकी जानकारी का अभाव होना, उस वजह से अपने कदम को वापस पीछे खींच लेना, पीछे हट जाना, ये कहीं न कहीं एक असफलता का कारण बनता है। कि उस व्यक्ति को पीछे पैर न खींच करके उसको ये पता करना चाहिए था कि आखिर मैं अपने साथ में लोगों को जो साथ में लेके आना चाहता हूँ, उनको किस तरीके से, कौन सी बातें बोलने से वो मेरे साथ काम करने के लिए एग्री होंगे, मेरे साथ प्रोडक्ट लेने के लिए एग्री होंगे। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कोई बंदा है जिसका नाम मिस्टर एक्स है, वो सलमान खान की तरह हीरो बनना चाहता है और मोटिवेट होकर के सीधा दिल्ली से अपनी ट्रेन पकड़ के मुंबई चला जाता है और वहां जाके ट्राई करता है और कुछ ट्राई करने के बाद में वो फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद में वो लौट के आ जाता है, और लौट के आने के बाद वो पूरा दोष अपनी किस्मत को देता है। वो कहता है कि सलमान खान किस्मत वाला था जो एक्टर बन गया, या अमिताभ बच्चन जी किस्मत वाले थे जो एक्टर बन गए, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि मिस्टर एक्स का जो लक्ष्य था वो पूरी तरह से निर्धारित नहीं था। ना ही उन्होंने एक्टिंग सीखी, ना ही उन्होंने इस संबंधी ज्ञान प्राप्त किया, ना ही उन्होंने इसके स्ट्रगल का आकलन किया। यानी किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं तो वहां आपको जो चीजें हैं वो सीखनी होगी, और उससे संबंधित जो जो आपको नॉलेज चाहिए उस नॉलेज को आपको एक्वायर करना पड़ेगा। हम बात करते हैं सेफ शॉप की, तो सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके पर्सनल वीकनेस क्या क्या है। सबसे पहला वीकनेस, क्या आपको लोगों से मिलने में शर्म आती है? क्या आपके अंदर झिझक है? क्या आपको लोगों से बात करने में घबराहट होती है? हमें ये पता करना होगा कि हमारा एक्चुअल वीकनेस है क्या। क्या हमारे अंदर आलस भरा हुआ है? क्या हम फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट अपने आप को रख सकते हैं? क्या हम बिना अपने अप्लाई के फोन किए फील्ड में अपनी मतलब प्लानिंग करने के लिए रेडी रहेंगे? तो ये सारी चीजें जब हम उससे संबंधित चीजें हम सीखते हैं और जानते हैं अपने बारे में, जब तक आप अपने बारे में नहीं जानेंगे कि आपकी स्ट्रांगनेस क्या है, आपकी मजबूती के पक्ष क्या क्या है और आपके कमजोर पक्ष क्या क्या है, तो जब उस जो चीजें हमें पता लग जाती है कि ये हमारे कमजोर पक्ष हैं, तो जो कमजोर पक्ष होते हैं
उन कमजोर पक्ष पे हमें काम करना होता है, और जो मजबूत पक्ष होते हैं उनका हमें फायदा उठाना होता है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित नहीं है, ना ही उसको उसका ज्ञान है, और इसमें जब हम काम करने जाएंगे तो हमें क्या क्या स्ट्रगल आने वाला है, यहाँ ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से मिलने जाएगा, 10 लोगों में से 8 लोग ऐसे होंगे जो आपको ना कर सकते हैं, जो कि आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। तो अब जब ये हमें समझ में आ गया, तो उसका अब सबसे बड़ी तरीका क्या है, हमने जैसे रीसेल के बारे में बताया हुआ, जो व्यक्ति हमारे साथ में काम करना नहीं चाहता है, उसको हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उस आदमी में है। समस्या ये है कि वो आपसे कहना नहीं चाहता कि मुझे लोगों से मिलने में शर्म आती है, मेरे अंदर एक अपना पर्सनल ईगो है, जिस ईगो की वजह से मैं लोगों से मिलने नहीं जा सकता, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं लोगों से मिलने जाऊंगा, मैं इस काम को करूंगा। तो वो जो ईगो होती है, उस ईगो को वो छुपा लेता है, और उसकी वजह से वो मना करता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, मेरे मतलब का काम नहीं है, मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है, और ये होता है वो। तो वो सारी कहानियां जो बोली जाती हैं, वो कहानियां इसलिए बोली जाती हैं कि उसको लोगों से मिलने में शर्म आती है, उसको लोगों के पास जाने में एक सेल्फ ईगो उसके आड़े आती है, उसने अपने कद को इतना बड़ा बना रखा है कि वो अमिताभ बच्चन से भी बड़ा कद है उसका, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को किसी प्रोडक्ट के बारे में बोलने में शर्म महसूस नहीं होती है, लेकिन उसको बोलने में शर्म महसूस होती है। तो ये उसे समझना होगा, हमें भी समझना होगा। और जब हम ये संबंधी ज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं और स्ट्रगल का आकलन कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपका गोल निश्चित हो जाता है। गोल में आप सफलता का कदम आगे बढ़ा देते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि असफल होने का सबसे पहला कारण यही है कि आप बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। आपने ज्वाइन किया तो आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया, आपको किसी ने बोल दिया कि आप डायमंड जाएंगे, तो आप मोटिवेट हो गए, और मोटिवेट होकर के आप ज्वाइन कर गए। अब आप फील्ड में गए, फील्ड में 4 लोगों ने बोल दिया कि अरे काम होता नहीं है, ये काम चलता नहीं है, तो आप डिमोटिवेट हो गए। यानी आपका रिमोट आपके हाथ में है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर पाता, उसका रिमोट अपने हाथ में नहीं होता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग फेलियर की तरफ जाते हैं, और जब वो व्यक्ति किसी दूसरे के हाथ में उसका रिमोट है, तो उसका ड्रीम खुद का सेट किया हुआ नहीं है। और रिमोट अगर उसका किसी और के हाथ में है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने सिर्फ बाहरी तरीके से अपने गोल को देखा था, और उसको किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी ने आपको प्रभावित कर दिया, तो प्रभावित करने की वजह से आपने उस काम को करने का डिसीजन ले लिया। और जब डिसीजन ले लिया, तो जब डिसीजन आपने लिया है, तो दूसरा व्यक्ति जब बोल रहा है कि मैं इस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो आप तीसरे के पास क्यों नहीं जा रहे? बहुत सारे लोगों का जो फेलियर होता है, वो यही कारण होता है कि उनके अंदर विश्वास नहीं होता इस बात का, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी नहीं की होती है, अपना रोड मैप नहीं बनाया होता है, और जानकारी, कई लोगों को जानकारी होने के बाद भी उस चीज को वो दूर करना नहीं चाहते। और जब आपको पता है कि किसी भी चीज में, आप हिंदुस्तान के किसी भी एक फील्ड में चले जाइए जहां आप सफलता लेना चाहते हैं, वहां पे आप ये देखेंगे कि कोई भी लक्ष्य जब तक अचीव नहीं होता, जब तक उसमें हमें ये पता ना हो कि उसमें समय कितना लगने वाला है, उसमें मेहनत कितनी लगने वाली है, उसमें क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, जब हमें ये पता होता है कि उसमें समय कितना लगेगा, मेहनत कितनी लगेगी, और चुनौती कौन कौन सी आएगी, तो हम उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हैं, और जब उसके हिसाब से तैयारी कर लेते हैं, तो सफलता हमें मिलने लग जाती है। जैसे मैं बात करूं कि हमें इस बिजनेस में 2-3 चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। हर एक लेवल पर आपकी समस्याएं बदलती रहती है। जब आप शुरुआत करते हैं, जब आपने इस प्लान को देखा होता है, उस समय 90% लोगों को ये डाउट होता है कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा, क्या मेरी इनकम आ पाएगी, ये डाउट होता है। क्योंकि आज मैं जो बात कर रहा हूं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सफलता को लेकर के। तो सफलता प्रोडक्ट परचेज करने से और प्रोडक्ट को यूज करने से नहीं आएगी, क्योंकि सफलता का मापदंड जो कहीं कहीं रखा गया है, वो आपकी इनकम को लेकर रखा गया है कि आपके इनकम के स्रोत जब बढ़ जाते हैं, आपकी इनकम जब बढ़ जाती है, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सपने जो आपके पूरे नहीं हो रहे थे, वो सारे सपने पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब लक्ष्य सेट नहीं हुआ,
जब कमजोरियां आ रही हैं अपने अंदर, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं न कहीं वो चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने अपनी प्लानिंग नहीं की हुई है, हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहली समस्या जो आती है वो ये आती है कि आदमी जो ज्वाइन करता है तो उसको ये डर होता है कि मैं सब कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अब वो डरते डरते अपलाइन की मदद से टीम भी बना लेता है। अपलाइन उसके ऊपर काबिज है, अपलाइन एजुकेशन ले रहा है, अपलाइन पढ़ाई कर रहा है, अपलाइन ने अपने आप को डेवलप कर रखा है, और वो अपलाइन की बाइक के पीछे बैठ जाता है क्योंकि चलाने वाला तो अपलाइन है ना। तो उसके सहारे से 1 की टीम, 2 की टीम, 4 की टीम, 5 की टीम, 10 की टीम बन जाती है। और 10, 15, 20, 50 की टीम बनने के बाद में उस व्यक्ति को जब लीडरशिप की जिम्मेदारी लेने का नंबर आता है, तो उसका लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित नहीं था। उसके अपलाइन का लक्ष्य निर्धारित था कि इस आदमी को मुझे ब्रॉन्ज बनाना है, इस आदमी को मुझे सिल्वर बनाना है। तो उसकी वजह से वो ब्रॉन्ज बन गया, उसकी वजह से वो सिल्वर बन गया। और जैसे ही उसमें अपनी जिम्मेदारी का वजन आया, तो उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं था। उसने ये नहीं चेक किया था कि मुझे कौन कौन सी कमजोरियां हैं मेरे अंदर है, कितनी समय लगेगी, कितना मेहनत लगेगा, और क्या क्या चुनौतियां मेरे सामने आ सकती हैं। ना ही उन चुनौतियों, जो मैं कहूं गलती से सीखना। एक आदमी ने अपनी अपलाइन की मदद से फील्ड में जा करके सेल निकाल करके खुद का लेवल तो बढ़ा लिया, खुद को ब्रॉन्ज बना लिया, खुद को सिल्वर बना लिया, लेकिन उस व्यक्ति से अगर हम प्लान करने की बात करें, उसे प्लान करना नहीं आता, उसे फॉलोअप करना नहीं आता। ऑडियो वीडियो उसने आज तक सुनी नहीं है, उसने आज तक बुक पढ़ी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं कहीं कहीं एक आदमी की लीडरशिप को डाउन करती है। और वो क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि उसका लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित नहीं है, वो अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है। उसको तो ये लगता है कि ये अपलाइन की जिम्मेदारी है मेरे लक्ष्य को पूरा करवाना। अगर रैंक होगी तो अपलाइन के दम पे होगी, टारगेट होगा तो अपलाइन के दम पे होगा, या टीम के दम पे होगा, अपनी कोई जिम्मेदारी का एहसास न होना। लेकिन जो आदमी अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसे पता होता है कि ये काम मुझे कैसे करना है, और उसके लिए वो जानकारी जुटाता है, उसके लिए वो नॉलेज जुटाने की कोशिश करता है, और वो नॉलेज और वो जानकारी सिस्टम के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से आप उस व्यक्ति तक पहुंचती है। तो पहला कारण, अगर आज यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि इसमें जो बातें मैंने बोली आपसे मैच करती हैं, तो आज आपको जरूरत है नोट डाउन करने की इस बात को कि सर ये वाली चीज थी जो मुझे रोक रही थी। आज के बाद मैं इस चीज को अपनी जिंदगी से रिमूव कर दूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि गलतियां जो होती हैं वो आदमी को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, अगर सीख ले लेते। और गलतियां ही अगर आपकी जिंदगी में हो रही हैं, तो वही आपको असफलता का मुंह दिखाती है, अगर सीख नहीं ली, सीख लेने वाली बात। तो क्या मैं आप लोगों से ये बिल्कुल आज इस भरोसा कर सकता हूं कि आज के बाद में आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से निर्धारित करेंगे कि वो डायमंड आपको जाना है, तो डायमंड जाने से पहले ब्रॉन्ज आएगा, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, पर्ल आएगा। और ये लेवल पे जब आप आते हैं, तो आईडी पर आपका लेवल होना एक अलग चीज है, लेकिन आपके अंदर उस लेवल का होना अलग चीज है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक लेवल का किसी भी आदमी को हो सकता है कि कोई भी आदमी था इमोशनली, मान लो जैसे गांव में चुनाव होते, तो इमोशनली वो पद चुनाव उसने हासिल कर लिया, प्रधान का हो सकता है या किसी और पद का हो सकता है, लेकिन उस पद को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए उसके पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। केवल पद का होना, उसको आपने पद दे दिया लेकिन पद के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है, तो अगली बार वो जीत के नहीं आ सकता। ऐसे ही लीडरशिप का नियम होता है कि अगर आप पद के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, आपके क्या क्या काम है, अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो एक ब्रॉन्ज के क्या क्या काम होने चाहिए। ब्रॉन्ज एक 20 की टीम का व्यक्ति होता है, 20 लोगों की टीम होती है उसकी, माने तो। और आपने कई बार कहते हुए देखा होगा, ब्रॉन्ज लेवल पर, सिल्वर लेवल पर, गोल्ड लेवल पर लेवल पर ये बात सुनने को मिल जाती है कि सर मेरे साथ में उतने लीडर काम नहीं कर रहे जितना मैं चाहता हूं। अगर ब्रॉन्ज चाहता है मेरे संग 10 लोग काम करें तो उसके लिए 2 काम कर रहे होंगे, अगर सिल्वर चाहता है मेरे संग 20 लोग काम करें तो उसके लिए 10 लोग काम कर रहे होंगे, अगर गोल्ड चाहता है मेरे संग 50 लोग काम करें तो 30 लोग काम कर रहे होंगे। तो वो जो कारण होता है वो होता है लक्ष्य का निर्धारित नहीं होना। उसका लक्ष्य निर्धारित ही नहीं था सिल्वर बनने के लिए। वो तो अपलाइन साथ में गया, 50-100 लोगों से मिला, सेल निकली, सेल उसकी आईडी के नीचे चली गई और भाई साहब सिल्वर हो गए। लेकिन सिल्वर होने तक आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, सिल्वर होने तक आपको क्या क्या अपडेशन आ जाना चाहिए, आपको टीम से टैकलिंग आ जानी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं कहीं वो इस वजह से नहीं हो पाती हैं कि लक्ष्य हमारा पूरी तरीके से सेट नहीं होता है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगली हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति का जो दूसरा कारण रहता है वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज।
आत्मविश्वास का होना और साहस का होना। आप जब अपना गोल सेट कर लेते हैं तो उस गोल को लेने के लिए आपके अंदर विश्वास और साहस की कमी है। आपके अंदर वो साहस नहीं है और वो विश्वास नहीं है कि मैं इस गोल को अचीव करूंगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपके असफल होने का, एक लीडर के असफल होने का। एक लीडर में विश्वास और साहस का न होना एक लीडर को अपने लक्ष्य से भटका सकता है। लीडर बार बार ये सोचने लगता है या एक व्यक्ति ये सोचने लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी बाहर से तो आप कह रहे हैं कि मुझे करना है, पर अंदर ही अंदर आप में विश्वास की कमी होती जा रही है। आप लोगों को दिखा के कह रहे हैं हाँ यस मुझे करना है, लेकिन अंदर अपने आप से बात जब कर रहे हैं तो वो आवाज नहीं आ रही जो आनी चाहिए, जिसके कारण जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं होते हैं, आपके अंदर बिलीव लेवल कम होता है, तो आप कहीं ना कहीं एक लीडर के रूप में गलतियां करते हैं और बार बार आप फेल होते हैं प्लान दिखाने में, बार बार आप फेल होते हैं फॉलोअप करने में। और जब आप प्लान फॉलोअप करने में फेल होते हैं, जब आपको सफलता नहीं मिलती है, एक लीडर को सफलता नहीं मिलती है, एक व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, तो वह अपने लक्ष्य को छोड़ देता है और बोलता है कि भाई बाहर में जाए, अब मेरे से नहीं होने वाला। और मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। और जब ये होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस गलती को दोहराता है, रिपीट करता है और उसको नहीं कर पाता। याद रखें, जब भी अपने लक्ष्य को हम चाहें, वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करिए कि मैं ऐसे कर लूंगा। यह विश्वास आपके अंदर से आना चाहिए, यहां से आना चाहिए। अगर यहां से आपको विश्वास आता है कि यस पूरी दुनिया की जो जितनी भी शक्तियां हैं वो मेरे साथ में है, परमात्मा का परम आशीर्वाद मेरे साथ में है, और जो सिस्टम ने बताया है उस तरीके से अगर मैं काम करता हूं तो मैं 100% सफल होऊंगा। जब इस तरीके विश्वास करके आप अपने अंदर विश्वास में भर करके जब आप फील्ड में जाते हैं, दमदारी से बात करते हैं, और आपने देखा होगा जिन लोगों ने विश्वास दिखाया है फील्ड में, जिन लोगों ने विश्वास दिखाया है अपने काम में, उन लोगों ने सफलता ली है। तो विश्वास की और साहस की कमी हमें नहीं होनी देनी चाहिए। इसका मतलब दूसरा जो चीज है कि कहीं ना कहीं अगर आप हम सब लोगों के अंदर विश्वास और साहस की कमी हो रही है तो अपने आप को बूस्टअप करने की जरूरत है। सबसे पहले खुद को कमांड दें। अगर आपकी बस की बात नहीं तो अपने प्लान के बाद जाके बैठे, लेकिन विश्वास को और साहस को बढ़ा के रखें। ऑडियो सुने, वीडियो सुने, किताब पढ़ें, जहां से भी कर सकते हैं, गाना सुने, नाचे, झूमे, जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन अपने साहस को और अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है। और जो व्यक्ति अपनी साहस को और विश्वास को कम नहीं होने देता उसको सफलता हमेशा मिलती है। अगला है टालना और बहाने बनाना। एक व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद में जब बहाने बनाना शुरू कर देता है, उसके पास 100 कारण होते हैं काम न करने, काम करने के कारण कम होते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है और उसने तय कर लिया कि रोज मैं 3 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, 1 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम। 3 दिन तक वो पूरी ईमानदारी से एक्सरसाइज करता है और उसके बाद वो बहाने ढूंढने लगता है और वो चाहते हैं कि उनकी अच्छी बॉडी बने, पर एक्सरसाइज करने से बचना चाहते हैं। अपनी इस बहाना बनाने वाली आदत के कारण अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, और जब तक हम अपने एक नियम नहीं बनाते सफलता के लिए, तब तक हम उन नियमों को तोड़ते जाते हैं और बार बार असफल होते जाते हैं। हम लोगों में से यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो पार्ट टाइम में काम कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी कोई आदमी डिसाइड करता है मोटिवेट होकर के, यस आज के बाद 2 घंटे रोज शाम को मैं टाइम दूंगा, लोगों से जाके मिलूंगा, लेकिन 3-4 दिन करने के बाद में चौथे दिन उसको आदमी याद नहीं आता, उसको कोई आदमी ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन का एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, एक्सक्यूज बनाने का एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, बहाना बनाने का एक एक्सक्यूज हो गया। अगर आदमी ठान ले कि मुझे काम करना है तो लोगों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े, आप मार्केट में निकल जाओ आपको बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन उस व्यक्ति को 3 दिन बाद अपने लोग नहीं दिखते। उसका मेन कारण होता है लिस्ट का न बनाना, तैयारी न करना, बहाने बनाना। मतलब अगर उसके घर में पाइप में छेद हो गया तो वो पाइप को, मतलब वो काम करने के बजाय पाइप को सही करना जरूरत समझेगा उसकी। और इसलिए बोला जाता है कि सफल लोग जो होते हैं वो तरीके ढूंढते हैं और असफल लोग बहाने ढूंढते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि सफलता जब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े होते हैं। बहुत सारे लीडर्स इस जूम मीटिंग में भी
टाइम से ज्वाइन नहीं करते। हर चीज के लिए नियम बनाना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है, खुद से वादा करना पड़ता है कि ये वादा तूने अपने आप से किया है, किसी और से नहीं किया है। तुझे सुबह 6 बजे उठ करके अगर ये मीटिंग का सेशन लेना है तो उसके लिए आप मान लो फील्ड में भी जा रहे हैं तो कान में लीड लगा के निकल सकते हो। कल भी आपको ओम प्रकाश जी ने एग्जाम्पल दिया था राजकुमार जी के माध्यम से कि वो फील्ड में थे लेकिन उन्होंने पूरी ट्रेनिंग अटेंड की। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जब भी हम ईमानदारी को रिड्यूस करते हैं तो बहाने आ जाते हैं, और जब बहाने आते हैं, बहाना क्या है कि साहब जो है हो सकता है आप लोग जितने भी यहाँ पे लीडर हैं तो आप में से बहुत सारे लोग बहाने मारते होंगे या आपसे भी लोग बहाने मारते हैं और आपको पता होता होगा कि ये बहाने मार रहा है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग फेल होते हैं वो टालने की वजह से, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आज थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आज बारिश हो रही है, आज ठंड पड़ रही है, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, जुकाम हो गया थोड़ा सा, रात को लेट सो जाता, उठ नहीं पाता, जा नहीं पाता, बहुत सारे कारण देते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि ये काम क्यों नहीं हुआ। उसके कारण का जो वो होता है टालने का और बहाने का, जो इतना बढ़िया बढ़िया बहाने ढूंढ ढूंढ के लोग लाते हैं। मैं अगर आपसे बहानों में बात करूं तो आप बताएंगे मुझे बहुत सारे बहाने कि सर उस एक आदमी से हमने बात करी थी, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, और हमें पता था ये बहाना मार। जब भी कोई व्यक्ति अगर बहाना मार रहा है तो समझ लीजिए असफलता की ओर जा रहा है, सफलता की ओर नहीं जा रहा। वो एक्सक्यूज अगर आप करते हैं तो आपका जो पथ है वो डाइवर्ट होगा। अगर आप नो एक्सक्यूज करते हैं तो आपका पथ, जिस गोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं उस गोल की तरफ आप जाएंगे। दिमाग में बहुत सारे मतलब बहाने तैयार रखता है एक आदमी काम न करने के, और कुछ लोग बहाने रखते हैं काम करने के। तो काम करने के लिए हमें बहाना चाहिए और एक माइंडसेट चाहिए कि मैं 2-3-4 घंटे जो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इतना काम करूंगा, उतना काम मुझे करना है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे 2 लोगों से मिलना है तो मिलना है। 2 लोगों से मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डीडी लेके आनी है। 2 लोगों से मिलने का मतलब होता है कि आपने कमिटमेंट किया कि 2 लोगों से मुझे मिलना है। अगली हम चीज तरफ चलते हैं, गलतियों से नहीं सीखते। असफलता जो होती है वो बहुत बड़ी शिक्षक होती है। हमारी असफलता हमारी गलतियों की वजह से होती है। यदि हम कोई गलती करें इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो गलती तो इंसान से होती है, पर अगर हम गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। बार बार असफल होने का मुख्य कारण यह भी होता है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। जब भी असफल होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और इसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते कि हम लोग फेल क्यों हुए, या हमको जो चाहिए था रिजल्ट वो मिला क्यों नहीं। जो चुनाव हम अपना कर चुके हैं कि हमें ये चीज चाहिए वो मिल क्यों नहीं रही, जिसकी वजह से हम असफल हुए हैं, वो गलती क्या है। तो उस गलती को जब हम देखते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, गलती से सीख लेते हैं। अगर गलती 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 करते रहेंगे तो फेलियर मिलेगा, और गलती से सीख अगर लेंगे तो सक्सेस मिलेगा। तो डिसाइड हमें ये करना है कि दूसरों की गलतियों से सीख लो। अपने ऊपर अगर प्रयोग करने जाओगे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। और जिस गलती से हम कुछ सीख लेते हैं वो गलती नहीं है, वो एक सीख है। आप चाहें तो अपनी गलती को गलती बना के रख सकते हैं, और हम चाहें तो हम उस गलती को सीख भी बना के अपना आगे उसको इंप्लीमेंट करके चेंज करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ज्ञान की कमी, नॉलेज की कमी। कोई आदमी अगर मान लो गाना सीखना चाहता है, उसकी आवाज अच्छी है, वो अच्छा गा लेता है और वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन भी सकता है। ऐसा मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल सिंगर बनेगा, क्योंकि वो जब तक सुरों का ज्ञान नहीं लेगा वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन सकता। ऐसे ही हमारे बिजनेस में जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे प्लान करने की, फॉलोअप करने की, अपनी टीम को टैकल करने की, आप सिल्वर लेवल पे आपको किस तरीके से टैकल करना है, गोल्ड पे कैसे करना है, पर्ल पे कैसे करना है, टोपाज पे कैसे करना है, कैसे अपनी टीम में प्लानर बढ़ाने, कैसे फॉलोअप करने वाले बढ़ाने, कैसे बिजनेस स्टेप ट्रेनिंग लेने वाले बढ़ाने, हर चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और जब आप में टैलेंट है और स्किल नहीं है तो आप बार बार सफल होते रहेंगे। स्किल को सीखने की जरूरत होती है किसी भी फील्ड में। जब तक आप प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बार बार सफलता को नहीं ले पाएंगे, आप असफलता का मुंह देखते रहेंगे। तो ये नॉलेज की कमी, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी टीम को नॉलेज के एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां के हम अपनी टीम को नॉलेज को इंक्रीमेंट करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी लें। एक ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो। ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसने अपने मन को इस तरह विकसित कर लिया हो कि वो हर हाल में रणनीति बना करके उसको जीत हासिल कर सकता हो, उसको पा सकता हो। ये सबसे मेन बड़ी बात है। हासिल करना बहुत जरूरी है। हासिल करना जिस आदमी को आता है कि कैसे कोई चीज हासिल होगी तो वो ऑटोमेटिकली चीजें होने लग जाती है, बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगला है लोगों की बातों में आना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत न जाए रहना। जी हाँ, असफल होने के यह भी कारण है कि आप लोगों की बातों में आ जाते हैं।
जब किसी ने कह दिया कि क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, कई लोगों ने कोशिश की बस अब फेल हो गए, मुझे तो नहीं लगता कि ये हो पाएगा, तुम अपना समय खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। ये बातें आपके दिमाग पर असर कर लेती हैं और आप इन बातों को सच मानने लगते हैं और फिर अपने लक्ष्य में नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं आपके, आपकी कोशिशों और उत्साह को कम कर देते हैं और असफलता की ओर हम बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए लोगों की बातों पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। लोग तो जैसे हैं और जितना जानते हैं उसके अनुसार ही बोलते हैं, पर आपसे बेहतर आपके लक्ष्य कोई नहीं जानता। प्लान आपने देखा है, बिजनेस आपने देखा है, सेल्स और कंपनी को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जो चीजें आप जानते हैं वो दूसरा नहीं जानता, इसलिए हमें दूसरों की बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। और जब भी मन में कोई डाउट आए, जब भी कोई लोग आपको वो करें, तो अपने इमीडिएट अपलाइन को संपर्क करें, सर इस तरीके की बातें आई हैं, तो क्या हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक कदम है। जब भी काम करने की बारी आती है तो भैया खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में डालना पड़ता है। लगातार हम 8 स्टेप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बहुत सारी बातें आप सम्मान को लेकर के हो रही हैं, आत्मविश्वास को लेकर हो रही हैं। आलस्य और पर्याप्त आंतरिक शक्ति की कमी हमें अनुशासित होने से रोकती है। एक तो आलस होता है, अरे यार ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो आपको अनुशासन में अगर अपनी टीम को रखना है तो आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। जब तक आप अनुशासन में नहीं आएंगे, जब तक आप सेल्फ, ये कोई बताने नहीं आएगा कि आपको कौन सा डिसिप्लिन करना है, कौन सा नहीं करना है, ये तो आपको खुद करना होगा। अगर आप खुद करते हैं तो आप ये निश्चित मानिए जरूर आपको सफलता मिलने वाली है। आपने अगर इस कमजोरी पे प्राप्ति कर ली तो 100% आपको सफलता मिलने वाली है। अगला होता है आपका स्वास्थ्य। व्यक्ति के अंदर आलस जो आने का कारण रहता है, कई बार वो रहता है कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं होता, बीमारी रहता है वो। जब देखो जब उससे बात करो, सर तबीयत सही नहीं है, थोड़ा काम कर लेगा, गर्मी में चला जाएगा तो तबीयत खराब, थोड़ा सर्दी में चला जाएगा तो तबीयत खराब, थोड़ा ज्यादा काम कर लेगा तो तबीयत खराब, ज्यादा प्लान दिखा लेगा तबीयत खराब, क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना नहीं है। यदि आपको आपके काम में जोश नहीं है, आप थके थके महसूस कर रहे हैं, तो आपका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका कारण है आपका स्वास्थ्य। इसलिए आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। अच्छा खाना, अच्छा पीना, व्यायाम करना, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे कुछ 10 बातें यहाँ पे एक आदमी को जो करनी चाहिए, और अगर वो करता है तो वो हमेशा हेल्दी रहेगा। मैं फिटनेस बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं बॉडी बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं फिट रहने की बात कर रहा हूँ। मतलब अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने हाथों को प्रॉपर धोना। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमारे हाथों में डस्ट वगैरह लगती है, तो उस हाथों को धोना रेगुलर बेसिस पे बहुत जरूरी होता है। आपने कोरोना में भी देखा कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपको हाथ धोने के लिए बोला गया। जो लोग बीमार हैं, अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर है तो उनसे दूर रहने की बात है। अगर आपका इम्यूनिटी मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी कमजोर है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने आप से दूर करें और हमेशा पूरा खाना खाएं। शुगर और एल्कोहल को अवॉइड करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत डालें और लगातार हर घंटे पे पानी पिए। कम से कम 1 गिलास पानी हर घंटे पे एक आदमी को पीना चाहिए। स्वस्थ रहने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि अगर आप हर घंटे पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती रहती है और आपको उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकलती रहती हैं। विटामिन सी हमारे यहाँ कैप्सूल आया हुआ है, मैंने डाला भी था, बोन एंड हेल्थ केयर के नाम से जो है, उसको लेना शुरू करें, है ना। और अपने पेट को भी साफ रखें, अपने गट्स को भी साफ रखें, पेट को भी ठीक रखें। गेट एनफ स्लीप, और पूरी नींद लें। 5-6 घंटे की मिनिमम नींद होनी चाहिए। और अपना जो तनाव है, उस अगर आपके पास कोई तनाव है तो योग निद्रा करके, मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके उन चीजों को दूर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आदमी को स्वस्थ रखती है। डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल बदल रही है। अभी हमें थोड़ा सा अपने काम में बदलाव लाना है। ये तो बात थी हम फेल क्या होते हैं, लेकिन अभी हमें करना क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इज बीइंग चेंज्ड। डायरेक्ट सेलिंग में एक कस्टमर का हैप्पी होना बहुत जरूरी हो गया है। कस्टमर अगर हैप्पी है तो हम हैप्पी। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जब हम व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो अभी सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। कोई भी कस्टमर हमारे साथ में आता है तो उसकी प्रोडक्ट की नीड क्या है, क्या उसे प्रोडक्ट की जरूरत है, कौन सा प्रोडक्ट उसे चाहिए, ये फाइंड आउट करना। और वो हमारे साथ में आएगा तो प्रोडक्ट की वजह से आएगा या अर्निंग की वजह से आएगा, ये पता करना। अर्निंग की वजह से आएगा या सम्मान की वजह से आ रहा है, समय टाइम फ्रीडम की वजह से आ रहा है या मनी फ्रीडम की वजह से आ रहा है। या हमें ये देखना होगा कि क्या हम उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी है
जो हम अपने सेफ शॉप के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आदमी के साथ में ये परेशानी चल रही है, अगर ये हमारे साथ में आता है तो इसकी ये परेशानी हम खत्म कर सकते हैं, तो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना पसंद करेगा। और भी कोई ऐसा रीजन जिसको आप पता कर लें कि इस वजह से व्यक्ति को आना चाहिए। लेकिन ऐसा बोला गया है कि 5 मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होती है किसी कस्टमर के लिए। कस्टमर हमेशा चीज देखता है कि उसे वैल्यू फॉर मनी मिले, प्राइस ठीक हो, कॉस्टिंग ठीक हो और कॉम्पिटिटिवनेस में वो अच्छा रिजल्ट देता हो। तो हमारा प्रोडक्ट इस बात में पूरी तरीके से इस बात में खरा उतरता है। आप लोग बोलते हैं हर सेशन। कस्टमर सर्विस, आज की डेट में हमारी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। हम 3-4 दिन 5 दिन में एक व्यक्ति के पास प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। और तीसरी बात जो होती है वो होती है कीपिंग प्रोमिसेस और रिलायबिलिटी। आप क्या प्रॉमिस उनसे कर रहे हैं, क्या उस प्रॉमिस को निभा रहे हैं? अगर प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसे निभाएं जरूर, अगर नहीं निभा सकते तो उसे प्रॉमिस ना करें। और आप कितने रियल हैं उसके साथ। दूसरा, क्वालिटी को लेकर के कस्टमर चाहता है कि मुझे अच्छी क्वालिटी मिले। और इस बिजनेस को आसान कैसे किया जा सकता है, आसान कैसे है काम करना, ये 5 पॉइंट अगर आपने किसी एक बंदे को बता दिए डायरेक्ट सेल में, ये 5 पॉइंट बहुत इफेक्ट डालने वाले हैं। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, आसान तरीके से कैसे उसको बिजनेस करने में सफलता मिल सकती है, कैसे वो आसान तरीके से काम कर सकता है। तो उसके लिए लगातार रेगुलर आप देख रहे हैं सुबह मॉर्निंग में हमने ये सेशन चालू किए। तो बहुत सारे लोगों से मेरे फीडबैक आ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग उत्साहित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं और उनको ये काम करना आसान लग रहा है। अब इसमें हम प्रोडक्ट को भी ऐड कर देंगे ना, जो हम हर बार बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करें, प्रोडक्ट को देना शुरू करें, तो और बड़ा बदलाव आने वाला है। अब मैं बात करता हूं प्रोस्पेक्टिंग का नया तरीका। आपको किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग का एक्शन प्लान और जो है लिखना पड़ेगा राइटिंग में, कि हम किसी व्यक्ति को लाकर लेकर के आएंगे तो कैसे हम उसको लेके आएंगे। सबसे पहले आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं उनकी लिस्ट तैयार करें, और लिस्ट तैयार करने के बाद में उनसे कैसे मिलना है ये फाइंड आउट करें। और ये फाइंड आउट करने के बाद में उस लिस्ट पर ये 2 चीजें देखें कि इसमें से कितने लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है, कितने लोग करना चाहते हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी वांट क्या है, हमारा बिजनेस किस तरीके से उनकी नीड को पूरी कर सकता है, क्या उसकी नीड्स है, क्या उसकी वांट है। ये अगर हमने पता कर लिया तो आपको अपने कस्टमर के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। डेवलप 10 क्वेश्चन फॉर ईच पर्सन। आप जब उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो 10 सवाल उसके लिए आपको तैयार करना, जो उससे आप पूछने वाले हैं, जो आप उससे करने वाले हैं। और 10 सवाल ऐसे आपको दिमाग में रखने जो वो आपसे पूछ सकता है। और जब आप इस तरीके से आप तैयारी करके जाएंगे, उसके बारे में पता करके जाएंगे, तो अब उस व्यक्ति से आपके गोल क्या है, कि आप पहली बार जा रहे हैं तो आप उसको कोड देना चाहते हैं या प्रोडक्ट देना चाहते हैं। आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर ये नहीं होता तो मैं ये करके आऊंगा, और क्या क्या एक्सपेक्टेशन आप लेके जा रहे हैं उसके प्रति, उसका हमें करना पड़ेगा। और शेड्यूल वीकली टाइम टू प्रोस्पेक्ट, अपना वीकली शेड्यूल सेट करें, अपने कैलेंडर में सेट करें कि मैं इस दिन से मिलूंगा। अपॉइंटमेंट फोन से लें, जिस तरीके से भी आप ले सकते हैं उस तरीके से लेकर के आपकी लिखित प्लानिंग जब तक नहीं होगी तब तक आपकी प्रोस्पेक्टिंग सही तरीके से नहीं होगी। आप माइंड में कितनी प्रोस्पेक्टिंग कर लेना, इससे मिल लेता हूं, उससे मिल लेता हूं, लिख के प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। और ऐसा बोला जाता है ऑलवेज हैव मोर पीपल टू सी देन यू हैव टाइम टू सी देम। आपके पास में इतने लोग प्लान दिखाने के लिए होने चाहिए कि आपके पास प्लान दिखाने का समय कम पड़ जाए, तब आता काम करने में मजा। न्यू वेव प्लान क्या है? हमेशा हम जो प्लान देते हैं वो इनकम ओरिएंटेड प्लान देते हैं, लेकिन अभी हमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्लान भी अपना शामिल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट से अगर हमारा कस्टमर खुश होगा तो खुशी खुशी लोगों को बताएगा। और हमारा काम प्रोडक्ट सेलिंग का तो है ही। टेक अबाउट प्रोडक्ट बेनिफिट, बेनिफिट के जो फायदे हैं उनके बारे में बात करना। और उस व्यक्ति को जब हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वहां हमारे पास कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल वीडियो होने चाहिए जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट से बेनिफिट लिया है। और हमें यह भी बताना पड़ेगा कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपकी जिंदगी में आता है तो क्या क्या आपकी जिंदगी में बदलाव वो प्रोडक्ट कर सकता है। हमारी सेफ शॉप की इनकम आने से क्या क्या बदलाव होंगे वो तो आप बताएंगे, साथ में आपके प्रोडक्ट आने से क्या क्या फायदा होने वाला है वो आप उनको बता सकते हैं। और सीनियरिटी बेनिफिट ऑफ टेकिंग प्रोडक्ट ये बताना बहुत जरूरी है। आप इसको शामिल कर लीजिए, इसे बताना शुरू कर दीजिए अभी, जो कि बहुत सारे लोगों ने करना भी शुरू कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने अभी करना शुरू नहीं किया है। गिव देम ए फ्री ऑफ कॉस्ट ए मिनट डेमो प्रोडक्ट फ्री, ट्रिपल एफ, यानी फील फेल्ट फाउंड। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेना नहीं चाह रहा लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपकी क्वालिटी चेक करे, तो आप अपने पास में सैंपल के रूप में कुछ प्रोडक्ट रखिए, जैसे फेस वॉश हो गया, पेस्ट हो गया, और उसे चेक कराइए। बोला सर कोई बात नहीं, आप हमारे में चेक करके आओ, अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं कोई बात नहीं, तो उससे फीलिंग आएगी आप।
और वहां प्रयास ये करना है जब भी हम प्लान करके उठे तो वहां हमें प्रोडक्ट उनको देना ही देना है और सीनियरिटी की बात करनी है और क्वालिटी का और रिजल्ट के बारे में बताना है। और जब आप ये करेंगे तो आपको एक फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट लेने में आसानी होगी। और जब भी हम वहां जा रहे हैं तो एक स्टेप अहेड हमें सोचना है कि क्या क्या करना जरूरी है, आगे हम क्या किस तरीके से इसको अपनी बिजनेस में लेके आएंगे, कैसे हम प्रोडक्ट को प्रमोशन बढ़ाएंगे, कैसे प्रोडक्ट का यूज बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। न्यू वे ऑफ फॉलोअप, गिव आंसर ऑफ फॉलोअप कनेक्ट विद प्रोडक्ट। मतलब आपको जब भी वो फॉलोअप करता है, जब भी वो कोई सवाल करता है तो सवाल में आपके में फॉलोअप की बातें जो होनी चाहिए वो प्रोडक्ट के साथ में भी होनी चाहिए। जैसे कोई बंदा बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं, तो इसमें आपको ढूंढना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे उसे पैसा दिला सकता है। आप लोग ढूंढेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। डीप नॉलेज ऑफ वाई डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग को डीपली समझाना, बहुत दमदारी से समझाना कि डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों है, प्रोडक्ट को दमदारी से समझाना, डायरेक्ट सेलिंग को दमदारी से समझाना। और डायरेक्ट सेलिंग केवल पैसा कमाने को लेके नहीं है। हम जब प्लान में जाते हैं तो हम केवल उनको इनकम की बात करते हैं, इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे। अरे हमसे बहुत सारे लोग हैं जो पर सेकंड बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। बहुत आप लोग फील करते होंगे कि ये बंदा पैसा बहुत ज्यादा कमा रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में जो सिर्फ सब बहुत सारी चीजें देती है वो उसकी जिंदगी में अभाव होगा, तो पता करना है। तो उसको उस पॉइंट पे हमें बात करते हैं। इट्स न्यू वे टू लिव लाइफ इन ए बेटर और हैप्पी वे, यानी हमारा सिर्फ सब जो है एक आदमी को एक जिंदगी जीने का एक ऐसा अवसर देता है जहां पे कि वो एक अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकता है। सेव्स ऑफ लाइफ इज हैप्पी लाइफ। क्लोजिंग पैटर्न एंड व्हाट डू यू डू नेक्स्ट इन नोन बाई लीडर, मतलब एक लीडर को ये पता होना चाहिए कि अभी हमारा फॉलोअप हुआ है पहला और उसका रिजल्ट हमें मिला नहीं जो चाहते थे, तो अगला हमें स्टेप क्या लेना। कितनी बार ये फॉलोअप मांगेगा तो उसको लिख लेना, 5 बार मिलूंगा इससे, 7 बार मिलूंगा मैं इससे, वो लिख लो। आप आपको पता होना चाहिए कितनी बार ये क्रैक होगा। और उस प्रोस्पेक्ट की आपको नीड और वांट अगर आपने पता कर ली तो आपको 100% आपके साथ में वो व्यक्ति आने के लिए एग्री है, क्योंकि हर आदमी अपनी जिंदगी बदलाव चाहता है। तो आपको पता करना होगा कि वो अपनी जिंदगी में क्या बदलाव चाहता है। हर आदमी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट है रीसेल, जो है आपको डायमंड शिप में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। एक आदमी अपने 10 कस्टमर बनाता है और वो कस्टमर कहीं ना कहीं 20, एक बीवी, दो बीवी, 3 बीवी से शुरुआत होते हैं और 20 बीवी तक अगर पहुंचते हैं तो जिस दिन आपकी टीम में 10 स्कोर होंगे और वो अपने 10-10 कस्टमर जनरेट कर रहे होंगे प्लान फॉलोअप के साथ में, तो आपके 100 कस्टमर बन चुके होंगे जो ज्वाइन तो नहीं हुए होंगे लेकिन आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। तीसरे स्टेप पर जब आपके 100 लोग अगर 10 कस्टमर अपना लोगों के अड़ोस में, पड़ोस में, अगल में, बगल में 10 कस्टमर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इस मुहिम को कब से शुरू करते हैं ये आपको देखना है। यहाँ जितने लीडर मुझे सुन रहे हैं वो किस दिन मुझे मैसेज डालते हैं सर मेरे 10 कस्टमर हो चुके हैं जो जिन्होंने ज्वाइन करना तो पसंद नहीं किया लेकिन हमारे प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के को ले लेते हैं, हम लोग उनको अपने घर पहुंचाते हैं या उनको हमने दे दिया है या उन्होंने कोड भी ले लिया लेकिन वो काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा वो हर महीने मंगा रहे हैं। 20 बीबी का ऑर्डर कर रहे हैं, 10 बीबी का ऑर्डर कर रहे हैं, 5 बीबी का ऑर्डर कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर कर रहे हैं। अगर मैं मानूं कि अगर 10,000 लोग हमारे साथ में जिस समय कस्टमर हो गए उस दिन आपका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा आपकी टीम में और आपको 5 लाख रुपए महीने की इनकम आने की संभावना है। ये फायदा है रीसेल का। अब मैं बात करता हूं कि भाई रीसेल, रीयूज ऑफ प्रोडक्ट, हमें क्यों प्रोडक्ट यूज करने चाहिए और क्यों रीसेल करनी चाहिए। मान लीजिए कोई एक यूजर है पहला, दूसरा कोई प्रोस्पेक्ट है, तीसरा कोई लीडर है, इन तीनों के लिए ये बात मैं कर रहा हूं। एक मंथ में यूज करता है, सेल करता है या कंज्यूम करता है, जो भी है, एक मंथ में अगर 20 भी करता है तो ईयरली 240 मतलब बिजनेस वॉल्यूम उसके कंज्यूम होंगे, सेल होंगे या वो यूज करेगा या अपने आस पड़ोस में देगा। 5 साल में 1200 बीबी उससे निकल के आने वाले। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ 5 साल के लिए इस बिजनेस में यूज करता है प्रोडक्ट को तो क्या होने वाला वो मैं आपको बताने वाला। किसी व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट दिया और उसने 20 बीबी का आपने मंथली उनका जो चाय हो गया, पेस्ट हो गया, बाम हो गया, इस तरीके से 8-10 आइटम में 20 बीबी बन जाती। और अगर हम देखें हमें डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों की जरूरत पड़ती है और 200 बीबी से हम डिवाइड करेंगे उसको तो लगभग हमारा जो है 1200 बीबी बनता है। और इसको हम अगर डिवाइड करें 10,000, जैसे मान लें हम एक व्यक्ति को 200 बीबी दे रहे थे पहले, तो अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे कि 2 छिक्का 12 है यानी 6 लोग 200 बीबी के हमने जनरेट कर लिए, 1200 बीबी हमने एक आदमी को देकर के 5 साल के अंदर। और उस 5 साल में अगर 834 लोग आपके लेफ्ट में होते हैं, 834 आपके राइट में होते हैं, आपकी डायमंड शिप हो जाएगी। 41 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की इनकम आने की संभावना है।
तो आज हमें सोचना है कि अगर हमें रीसेलिंग हम यूज करते हैं तो हम 1600 समथिंग लोगों पर डायमंड जा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम 10,000 लोगों को एक बार केवल प्रोडक्ट दे दें, उसके बाद खत्म। तो मेरा मानना है कि प्रोडक्ट को यूज करिए, उसके बारे में जानिए, उसकी नॉलेज बढ़ाइए और अपने साथ कस्टमर क्रिएट करिए। हर आदमी ये कमिटमेंट करे कि मेरे पर्सनल 10 कस्टमर जरूर होंगे। अगर आपने ये कमिटमेंट कर लिया तो आप देखेंगे अगले 4 महीने में आपकी इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगी। और जिसमें कि फर्स्ट परचेज भी की अगर भी कोई सेल नहीं हो रही है तो रीसेल की वजह से आपका 1000 का, 2000 का, 5000 का, 10,000 का चेक बन रहा हो, तो ये फायदा आपको मिलने वाला। थैंक यू वेरी मच। मैं इतनी बात आपसे करना चाहूंगा, जो टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि जो बातें मैंने आपसे यहाँ शेयर की हैं आपको जरूर समझ में आई होंगी, जरूर आपको लगा होगा कि कुछ फायदे की हुई है। तो मैं अब इससे आगे जो भी यहाँ लीडर हैं जो कि अपनी बात रखना चाहते हैं विदाउट एनी लेबल, विदाउट एनी चीज, जो मतलब, क्योंकि मेरा किसी जोर जबरदस्ती नहीं है कि मुझे उसे बुलवाना ही है। जिसकी इच्छा नहीं है वो ना बोले, जिसकी इच्छा है वो बोले। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और इस मीटिंग में ओम प्रकाश जी मौजूद हैं, तो जोड़ा तालियां ओम प्रकाश जी के लिए। अगली आवाज ओम प्रकाश जी की होगी। और थैंक यू वेरी मच। आज मैंने भी कोशिश की है 1 घंटे के अंदर अंदर इस चीज को समेटने की टाइम बाउंडेशन मैंने रखी है, और 1 घंटे के अंदर मैं समेट पाया हूँ चीजों को, और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार जो है आपने पॉइंट बताए हैं, जिसमें सबसे पहले जो बताया है कि लोगों के साथ सफलता न सफल असफल होने का कारण जो है वो सिर्फ एक है कि उनका अपना कोई एम नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी चीज होती है, जो भी एक्शन करता है लीडर, वो टारगेट के बेसिस पर करता है। अगर एक्शन नहीं है तो टारगेट तो, अगर टारगेट नहीं है तो एक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लोगों को क्या है, एक्शन तभी हो पाएगा जब उसके पास टारगेट हो। जैसा आपने बोला, बहुत अच्छा बोला ये, कि एक लीडर प्लानर भी क्रिएट तब करता है, ग्रुप मीटिंग पे भी क्या बातें करनी है ना, FIM में उसको लोगों को किस एंथुसियाज्म के साथ में FIM करनी है, वो तब कर पाता है ये चीजें जब वो लक्ष्य लेके चल रहा हो कि मुझे इतने प्लान पर डे के निकलवाने हैं टीम से, है ना। मैं ये गोल्डन एबव के लिए बातें बता रहा हूँ, ये वाली जो बातें स्पेशली, है ना। सिल्वर एंड एबव भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो गुरुदेव ने बोला था गोल्डन एबव तो रहनी चाहिए। तो गोल्डन एबव को ये समझना चाहिए कि आपकी वीकली ग्रुप मीटिंग्स क्यों डिसाइड नहीं होती, क्यों जो है अपलाइन बोलता है तभी बृहस्पतिवार को मीटिंग्स होती हैं वरना होती नहीं है, क्यों FIM 24 घंटे के अंदर नहीं होती, क्यों प्लानर कभी क्रिएट नहीं होते, क्यों लोगों को प्लान सिखाया नहीं जाता, क्यों एक नए लीडर के ऊपर तुरंत फोकस नहीं किया जाता, क्यों एक लीडर की टीम 250 की होने के बावजूद भी उसमें प्लानरों की संख्या 4 भी नहीं मिलती मुश्किल से, है ना। उसका कारण सिर्फ एक है कि उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। अब पूछो फोकस क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कोई गोल ही नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था फोकस वाली चीज। बस एक वो चीज बना के रखी हुई है कि सेल उठाओ और बस उसके बाद आगे चल दो, है ना। फिर सेकंड इतना अच्छी चीज बताई कि अब और चीजों को छुपाने के लिए, हम अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए दुनिया भर के बहाने बना देते हैं। ऐसा था, वैसा था, बारिश थी, मौसम खराब था, ये नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ सर, वो अपलाइन ने नहीं किया, वो मेरी डाउनलाइन ने नहीं किया, वो सर कर तो लेता मैं लेकिन रीजन ये था, मेरी हेल्थ के वो जो हेल्थ इश्यूज बता दिए, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। मतलब कई सारे लीडर ऐसे हैं जिनको मैं 1 साल से देख रहा हूँ, 2 साल से देख रहा हूँ, उनके पास में हर बार कुछ ना कुछ रहता है। क्या है बोले, अभी घरों में घर के कामों को गिनाता रहे